एक बच्चे जिस पे रिसर्च करिए बताए मुझे कॉल पर आके फैक्ट किंगडम्स के बारे में। गाइस इससे रिसर्च करी थी हमारे पास, सलार ने करी थी और एक और भी स्टूडेंट थी फीमेल जिसने रिसर्च करी थी। तो फैक्ट किंगडम्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि रिसर्च करिएगा। तो एक बच्चा कॉल पे आया, मेरी आवाज आ रही है गाइस? यस मिस। तो एक बच्चा कॉल पे है, बताए रिसर्च जो भी की उनको जो भी समझ में आया। चलो डिटेल बताओ कि आप क्या रिसर्च करेंगे, एनिमल किंगडम कौन सा है? एनिमल किंगडम कौन सा सलार? हिबा, ऋषा, फिर रिसर्च करिए। जी मिस, मैं बताऊं? जी बताइए। मिस वैसे तो एनिमल किंगडम में जो नॉर्मल ब्रांचेस होती हैं वो होती है मैमल्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स होती हैं और फिशेस होती हैं। लेकिन और बर्ड्स उसके की ब्रीड भी फर्दर होती है। 1 एट अ टाइम होती है। हिबा आप बोले, फिर हम ऋषा को भी टाइम देंगे, ठीक है? जी बोलिए। और फिर उसके सब डिविजन्स भी होते हैं, जैसे पोरिफेरा, स्नाइडेरिया, टेनोफोरा और ये तरह तरह के। इसमें असल में वो एनिमल्स जो इंक्लूडेड होते हैं वो इंसेक्ट्स जैसे फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, स्पॉन्जेस। तो ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे पोरिफेरा में ऑर्गेनिजम्स, वो वाली ऑर्गेनिजम्स लिस्टेड होते हैं जिसमें होल्स होते हैं जैसे स्पॉन्जेस, और वो किसी चीज पर सपोर्ट लेके अलाइव रहते हैं। और फिर नाइटेरिया जो होता है वो उसमें एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडेड होती है जैसे कोरल्स और जेलीफिश जो माशाल्लाह, पानी में रहते हैं। जबरदस्त। और फिर एक और सब डिवीजन होता है, उस वो है टेनोफोरा, और जिसमें इंक्लूडेड होते हैं सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। ये एनिमल्स होते हैं तरह तरह जबरदस्त के, है ये जी। भी सी में ही है। और फिर आते हैं प्लेसी हेलमिंथिस। ये कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड होते हैं और ये बायलेटरल और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का, जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिनके फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये इनके जो बॉडी होती है वो या तो एक लेयर ऑफ टिश्यू की बनी होती है, उसमें ज्यादा ऑर्गन्स नहीं होते। कौन क्या और आएगा? फिर आता है एनालिडा। एनालिडा जो, अब ये भी एक वॉर्म्स की क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन इसमें राउंड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स इंक्लूडेड होते हैं जिनकी सिलिंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी। फिर आता है आर्थ्रोपोडा, जिसमें तरह तरह के इंसेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे स्कॉर्पियंस, प्रॉन्स, बटरफ्लाइज। और ज्यादातर ये एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी के बाहर इनके स्केलेटन्स पाए जाते हैं। और फिर आता है एकिनोडर्मिटा, एंडोस्केलेटन होते हैं जिसमें इंक्लूडेड है स्टारफिश अच्छा हिबा और पूरी सी रिसर्च करके अर्चिन्स। आई है, जबरदस्त है। अच्छा ये प्लांट्स वाला एनिमल कौन करेगा? किंगडम। प्लांट किंगडम कौन? ऋषा आप करो प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम तो नॉन एक्सप्लेन कर दिया जो रिसर्च करी थी। अच्छा एनिमल किंगडम पता है? बस एक और बच्ची थी इसने अनम्यूट किया था कि ऋषा, can you hear me? ऋषा can you hear me? मैं आपको टाइप करके बताती हूँ प्लांट्स के बारे में, बिकॉज मैं अभी लैब में हूँ तो बात नहीं कर सकती। एक कोई फंजाई का भी पता है, मैंने देखना है आप लोगों ने रिसर्च कितनी करी है। जो भी किंगडम, 5 किंगडम से जो भी रिसर्च करी है मुझे बताएं। फंजाई पे कोई बताएगा जब तक वो टाइप कर रही है, मैंने तो फिर फंजाई का पता है। जैसा भी आता हो बताएं, मैंने देखना क्योंकि एक्सप्लेन करा तो मैं देख लूं कितना आपको आया है। गाइस फंजाई का किंगडम बताएगा क्या रिसर्च करी है आप लोगों ने?
एनीवन? जोशुआ है हमारे पास, हितेश है। Does anybody have any ideas? रिसर्च नहीं करी क्या? चलो ठीक है, आप कल रिसर्च करके आइए जोशुआ। बाकी हितेश आपने करी है? मोहम्मद सरार खान आपने करी है? जी यू कैन टेल ऑन द कॉल। आप कितने बताएं सारे, और जिन्होंने रिसर्च नहीं करी वो कल रिसर्च करके आएंगे। इसका हमें पता जरूर होना चाहिए, डिटेल में हमारा इतना नहीं है सिलेबस में, लेकिन आइडिया इसका होना चाहिए। मसला से हेबा पूरी रिसर्च कर आई है। हेबा कम ऑन द कॉल एंड टेल टू द अदर स्टूडेंट्स। इस प्लांट किंगडम का पहले बताऊं। जी जी। प्लांट किंगडम्स में 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है प्लांट्स। एक होता है थैलोफाइटा, जो प्रिमिटिव एक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो है ज़्यादातर रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं नज़र आते, वो ग्राउंड के क्लोज होते हैं ज़्यादा, जैसे ग्रीन एल्गाई। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गाइज जो होते हैं उनके प्रॉपर रूट्स नहीं होते हैं, स्टेम्स नहीं होते, बस एक स्ट्रक्चर होता है जो ज़्यादा डाइवर्स भी नहीं होता, बस एक कॉमन सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे लीफ जैसे एल्गाई में होता है, वो वाटर के ऊपर पाए जाते हैं। और फिर आता है ब्रायोफाइटा, जो स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं और वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं शेडी और मॉइस्ट एरियाज, वहाँ पर ग्रो करते हैं। और इसमें इंक्लूडेड है मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट्स, ये शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं। फिर तीसरा जो ग्रुप है वो है टेरिडोफाइटा, और इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेम्स होती हैं, जो आपको नॉर्मल प्लांट्स दिखते हैं जिसमें लीव्स होते हैं और उनके रूट्स होते हैं और उनके स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं, और वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। फिर जो 2 और हैं ग्रुप्स जो कॉमनली नोन होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनकी सीड्स जो है वो एक्सपोज्ड होती हैं, जैसे यूकलिप्टस ट्रीज जो होते हैं और इफेड्रा और पाइनस ट्रीज, उनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। उनकी सीड्स खुली दिखती हैं और वो गिरती भी हैं ग्राउंड पे, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है उन्हीं प्लांट्स की। फिर एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनका कॉमन नेम है फ्लावरिंग प्लांट्स, और वो सीड्स बेयर करते हैं। यही फ्लावर्स के बीच का जो एरिया होता है वो एक सीड में टर्न कर देता है जब उनके पेटल्स गिर जाते हैं, और फिर वो एक फ्रूट बेयर करता है। तो इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। मतलब मोनोकोटिलिडन्स मतलब 1 सीड, और डाइकोटिलिडन्स मतलब 2 सीड्स पोजेस करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स हैं मैंगो ट्रीज, वीट और मेज के प्लांट्स। ऐसा ये प्लांट के। पंजाब पे आपने कितनी करी रिसर्च? माशाल्लाह से ये आपको आगे फायदा करेगी जब आप ट्रांसपोर्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे ना। बहुत अच्छा किया आपने रिसर्च करी। इसमें पंजाब की क्या रिसर्च करी बताएं। इस फंजाई जो है वो 2 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। एक तो उनकी स्पोर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई होते हैं ग्रुप्स में, जैसे काइट्रिड्स, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडाइमाइकोटा। इनके नॉर्मल जो कॉमन नेम्स हैं जाइगोमाइकोटा का, जैसे ब्रेड मोल्ड्स और यीस्ट और सैक फंगाई, मशरूम्स और क्लब फंजाई, ये सारे स्पोर की फॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्मेशन होती है फंजाई की, उसके हिसाब से ये ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। और बाकी जो न्यूट्रिशन के थ्रू जो डिवाइड किए गए हैं वो 3 ग्रुप्स में। सेप्रोफाइटिक, ये वो फंगाई होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स को खा के, जैसे पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं, और एस्परगिलस, ये भी एक फंजा है। और फिर दूसरा ग्रुप होता है पैरासिटिक, जिसमें जो फंजा होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे टेफरीना एक एग्जाम्पल है इस फंजाई का। और लास्ट ग्रुप जो है वो है सिम्बियोटिक, ये इस तरह लिव करते हैं कि ये जो अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही लिव करते हैं, लेकिन इस तरह बेनिफिट होता है दोनों को, फंजाई को भी और जो होस्ट होते हैं उनको भी। और इसमें इंक्लूडेड है एल्गाई।
एल्गाई कैसे बेनिफिट करता है, सबसे पहले तो फंजाई उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एल्गाई इन टर्न उनको कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस जो होता है, जो फंजाई में होता है, उसमें हेल्प करता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं इसमें। के दो टॉपिक्स आप कवर करो, उससे हमने पूरी रिसर्च करी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। संजय का जो आपने पूरा रिसर्च करा है ना, ये बायोटेक का चैप्टर बहुत फायदेमंद होगा। मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था कि रिसर्च करो, ताकि ये चीजें ना आगे के चैप्टर में फर्दरली जो है ना आपको क्या कहते हैं डिटेल में मिलेंगी। बाकी के दो टॉपिक्स भी कवर करो। क्या पढ़ा है रिसर्च, मुझे बताओ क्या रिसर्च करी है। जी, इस और आगे था एक और किंगडम प्रोटिस्ट के नाम से। उनको यूकैरियोट्स भी कहते हैं और उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक मेम्ब्रेन के अंदर ही तरह तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं जो जिनकी एक वेरियस जॉब्स होती हैं। और इन में जो एग्जांपल है वो है अमीबास, जो एक सिंगल सेल्ड एल्गाई होते हैं, ये प्रोटिस्ट के क्लासिफिकेशन में आते हैं। और प्रोटोजोआ एक यूनिसेल्युलर नहीं, ये इसमें आते हैं, क्या कहते हैं इस, वो जो लास्ट किंगडम था, मैं नाम भूल गई, प्रोकैरियोट्स शायद, वो जो लास्ट किंगडम है उसमें एग्जांपल्स जो है वो प्रोटोजोआ होता है जो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से कंप्राइज करता है। उसमें प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोल्ड्स हैं जिसमें मैनी न्यूक्लियाई होते हैं। फिर इसके और तरह तरह के एग्जांपल्स हैं ट्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलाइट्स और यूग्लिनोइड्स। और ये सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं और ज्यादातर फ्रेश वाटर और मरीन लेक्स में फाउंड होते हैं। प्रोटिस्ट ये फंजाई होते हैं जिनका स्ट्रक्चर में फ्लैजिला भी होता है, न्यूक्लियस होता है, आपने दिखाया भी था उसका सेल का डायग्राम जो था। देखो ये सेशन में है। बाकी सब में चाहिए इसकी रिसर्च करके नेक्स्ट क्लास में मुझे आप सबने बताना है क्या रिसर्च करिए। अच्छा, अब एक चीज मैंने डिटेल्स निकाली थी, ये बहुत फायदेमंद है। भाई स्क्रीन नजर आ रही है? थोड़ी सी मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। भाई स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। सारे सेशन यूट्यूब पे अपलोड होंगे, परेशान नहीं हो, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। यूकैरियोट्स क्या है, इसमें थोड़े शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। लाइन किस चीज की आ रही है, किसी ने एनरेट किया है? ये बेसिकली शॉर्ट डेफिनेशन से आपको सबका यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं इसका आइडिया हो जाएगा। यूकैरियोट्स क्या है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? किसी को ऐसा है कोई स्क्रीन नहीं दिख रही हो? यस मिस सारी। अच्छा सही है, थोड़ी सी डाइवर्स स्पेलिंग गलत है, बस चेक कर लेना। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना हमारे पास, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट सेल्स हैं, बेसिकली यूकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। उसकी एग्जांपल हम बैक्टीरिया ले लें, उसका न्यूक्लियस जो है ना बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस, बेसिकली तो सेल विदाउट अ न्यूक्लियस इट्स कॉल्ड इट्स अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ऑटोट्रोफ्स हमारे पास इस तरह के सेल है जो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपना खाना तो खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स है हमारे पास है, क्या कहते हैं, आपने देखा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट हैं जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, वो ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। हेटरोट्रोफ की शॉर्ट डेफिनेशंस है, ये आपको फायदा करेंगी। और ये थोड़ी सी मैंने यू अलग से निकाली ताकि कभी कभार स्टूडेंट्स का मसला होता है, पूछते हैं ये यूकैरियोटिक सेल कौन से, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं।
तो ऑटोट्रोफ्स इस तरह के ऑर्गेनिज्म थे जो अपना खाना जो है ना बेसिकली, जैसे कि हम प्लांट्स ले रहे, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, प्रोटिस्ट भी हैं। हेटरोट्रोफ्स हैं ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या जब भी आर एन ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर बेसिकली वी आर बेस्ड ऑन, हमें या तो हम प्लांट खाएंगे या तो हम कोई ना कोई एनिमल कंज्यूम करेंगे। फिलहाल ये नोट्स पूरे कंपाइल हो, जैसे चैप्टर एंड होगा ना इसके नोट्स भी साफ सुथरे बना दी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन चैप्टर थोड़ा बड़ा है, फिर मैं सारे सेट करती हूँ आपको। वी आर हेटरोट्रोफ जी, क्योंकि हम लोग जो है जो ऐसी ऑर्गेनिज्म है इस मतलब हम डिपेंड करते हैं जी। आपने कभी देखा किसी क्या कहते हैं एनिमल को, हम डिपेंडेबल हैं जी, क्योंकि हम लोग जब तक मीट कंज्यूम करेंगे तो किसी न किसी एनिमल को खाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग चिकन भी खाते हैं, हम लोग बीफ खाते हैं, और आपने और भी एनिमल्स देखे होंगे जो बेसिकली सर्वाइव ऑन दी बाय ईटिंग अदर एनिमल्स। आपने देखा, क्योंकि हम लोग बेसिकली अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या तो हमें या तो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे या तो हम क्या कहते हैं किसी एनिमल को कंज्यूम करेंगे। लेकिन प्लांट्स जो इस तरह के होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। वो विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि उनको प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल्स जितने भी हैं क्या कहते हैं, चाहे हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो, चाहे हम हो, हम भी क्या कहते हैं सब फॉर्म ऑफ ओमनीवोरस कहलाते हैं, हम दोनों चीजें खाते हैं, तो हम सब हेटरोट्रोफ्स कहलाते हैं। अब कीमोट्रोफ्स क्या है? कीमोट्रोफ्स हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना जरूर बनाते हैं, क्या कहते हैं ऑटोट्रोफ्स की तरह, लेकिन केमिकल्स के यूटिलाइजेशन के साथ। जैसे कि बैक्टीरिया, बेसिकली ये एक जो है ना टर्मिनोलॉजी है कि केमोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया जो है वो सही टर्मिनोलॉजी कि जो केमोट्रोफिक जो है ना बैक्टीरिया हैं इस तरह के। तो आपने कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी देखे होंगे जो अपना खाना तो खुद नहीं बनाते, अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन केमिकल की यूटिलाइजेशन के जरिए। आपने देखा होगा वो बैक्टीरिया जो आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया का जो बेसिकली डेड बॉडीज वगैरह लिविंग मैटर को बेसिकली डाइजेस्ट करके वो उसको कंज्यूम करती है। इसका डिटेल बैक्टीरिया का चैप्टर आएगा, मैं आपको तब कराऊंगी। तो ये कीमोट्रोफ एक टाइप है ऑटोट्रोफ्स की, लेकिन ये ऑटोट्रोफ्स नहीं है। तो इसकी डिटेल ज्यादा आपको डिटेल में जाना, शॉर्ट डेफिनेशन है, ये आप नोट भी कर लीजिएगा। अच्छा, एक ये जो है, और किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताए। किसी का क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? दिशा, हिब्बा, मेरी आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड करे? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम कीमोट्रॉप्स के एग्जांपल बायोमास वगैरह हो सकते हैं, जैसे मतलब केमिकल जिस तरह से आप बता रही हैं। बेसिकली ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है कीमोट्रोफ्स कहलाते हैं, जो बेसिकली क्या कहते हैं अपना खाना बनाते हैं लेकिन यूटिलाइजिंग केमिकल्स का होता है इनका। जैसे कि बैक्टीरिया आपने देखी, कुछ बैक्टीरिया इस तरह से भी होते हैं जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपने देखा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स वगैरह फूड को डिकम्पोज करती है। जैसे कि आपने देखा है डेड बॉडीज वगैरह को हमारे पास अंदर आप बेसिकली देख लें, उसको क्या कहते हैं डिकम्पोज होने लगता है। हमारा कोई भी डेड बॉडी को देख वो है, उसके बाद बैक्टीरिया उसको कंज्यूम करती हैं। तो इस विदाउट ओके मैम, पूछ रहे थे और नो मैम आप कंटिन्यू करें। हमारे पास इसकी एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया बहुत अच्छी एग्जांपल है कीमोट्रोफ्स की। ये होते तो ऑटोट्रोफ्स है, लेकिन ये देखो एक मैं आपको बताती हूँ, कीमोट्रोफ्स जो है ना हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड तो बनाते हैं लेकिन ऑटोट्रोफ्स की तरह ही होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग केमिकल। जैसे कि हमारे पास कीमोट्रोफ की एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हमारे पास आपने देखा जो डेड बॉडीज वगैरह होती हैं वो बेसिकली जो है पहले डिकम्पोज उसको बैक्टीरिया करता है। आपने देखा होगा बेसिकली वो हमने पढ़ा भी है कि जो हमारे पास जो बॉडी डिकम्पोज होती है वो बैक्टीरिया वगैरह इसमें इसका स्पेसिफिक रोल होता है। ये टर्मिनोलॉजी है कि कीमोट्रोफ के जो है ना
कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं ये, और ये एक टाइप है ऑटोट्रोफ्स की, लेकिन ये ऑटोट्रोफ्स नहीं है, एक टाइप कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसको एक और चीज है, हितेश समझ में, हितेश तो कौन सा, हितेश समझ में आ गया? हितेश, यस मिस ऑल। अच्छा, रियर हॉक जो है ना, ये एक जो है ना निमोनिक है, इससे आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा, कुछ चीजें हमने करी नहीं है लेकिन कुछ चीजें जरूरी तो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, इससे आप याद कर सकते हो डेफिनेशन को। रियर हॉक आर सेंट फॉर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। किसी भी चेंज का हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है, बेसिक हमारी सराउंडिंग में, फॉर एग्जाम्पल जो चेंज हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी के अंदर होता है, इन्वायरमेंट की वजह से हमारे जो चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, जो एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल, तो उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो भी चेंज आपकी इन्वायरमेंट में होता है, सराउंडिंग्स में होता है, और आपकी एक्सटर्नल अंदरूनी बॉडी और बैरूनी जो है इन्वायरमेंट जो है आपका, उससे जो चेंजेस है उसको बेसिकली हम रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कहते हैं। हमारी बॉडी काफी चेंज अपने अंदर जो है चेंजेस लाती है, आपने देखा होगा यहाँ पर ज्यादातर हमें जैसे कि ठंड में हमारी बॉडी बहुत शिवर होने लगती है, गर्मी में स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो कोई भी ऐसा चेंज जो है ना, इसको हम ये जो ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हमारी बॉडी में अकर होता है, जो ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस हमारी बॉडी में अकर होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। जैसे कि अब आप गर्मियों में देखिए स्वेटिंग ज्यादा हो रही होगी, आप लोगों को गर्मी ज्यादा लग रही है, एनवायरमेंट की वजह से एनवायरमेंट चेंज हुआ, आपकी बॉडी की जो बेसिकली क्या कहते हैं हम, जो एडेप्टेशन है, और काफी चीजें चेंज हुई, जो बॉडी की खसूसियात है, मतलब आपकी बॉडी को स्वेट ज्यादा करने लग गई, गर्मियों में आपको शिवरिंग ज्यादा होती है, फिर ठंड ज्यादा लग रही होती है। इसका थोड़ा समझ में आया? तो ये एक्सप्लेन करूं? गाइस, यस मैम, समझ में आ गया। एडेप्टेशन हमने पढ़ा हुआ है, या फिर इसको एक्सप्लेन करूं, या फिर सही एडेप्टेशन तो हमने करा हुआ है, डिटेल में हमने एडेप्टेशन मिस एक कराया बार था। रिपीट कर दो। देखिए, एडेप्टेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली चेंज के लिए कुछ चीजें अडॉप्ट करती है, आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ से भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से बताती हूँ, तो थोड़ी सी आपको समझ में आती है। एक किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बर्ड्स वगैरह, फिशेस हैं, ये अपने बर्ड्स खासकर अपने सर्वाइवल के लिए जो एडेप्टेशन करती है, आपने देखा है जिस जगह ठंड ज्यादा पड़ रही थी वहां बर्ड मूव कर जाती है, क्योंकि वो दे आर नॉट अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट हियर, दैट्स व्हाई दे मूव, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है, बर्ड से ठंड की बर्दाश्त और जहाँ, और ऐसी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमारे चांसेस सर्वाइवल इंप्रूव करे। अब देखिए फिश जो है, अब जो बेसिकली उसकी एडेप्टेशन है पानी की, आप उसको बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। अगर आप इसलिए हर चीज की कोई ना कोई चीज होती है, अगर हम लोग बेसिकली अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो, तो एक स्पेसिफिक रेंज आएगी, उसके बाद हम लोग नहीं जिंदा रह सकेंगे। तो हर किसी की एक जो है लिमिटेशंस होती है, जैसे कि फिश जो है वो सर्वाइव कर सकती है सिर्फ वाटर के अंदर, वाटर से उसको आप निकालोगे तो वो मर जाएगी। जो बर्ड्स वगैरह हैं, जैसे कि सर्दियां वगैरह, वो ज्यादातर सर्द इलाकों में जो बर्ड्स जो है, जब ठंड पड़ती है वो मूव करने लगती है। या फिर अगर पानी की कमी होती है, फूड इनटेक की कमी होती है, फूड की बेसिकली ये कमी होती है, जैसे कि आप उनको फूड प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो, ये फूड की कमी है, तो मूव कर जाती है। क्योंकि अगर वो ये ना करे तो क्योंकि वो एनवायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी, और जब वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलेगा, वो वीक भी हो जाएंगे। फिर एक सूरत हाल आती है कि वो मर भी सकती है। मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस से एकदम से स्पेसिफिक चेंज नहीं होता, लेकिन एकदम से जो ऐसे से करके आते हैं कि अगर कभी कभार ऐसे एनवायरमेंट एकदम से ठंड पड़ जाती है, आपने देखा कराची का टेम्परेचर कभी कभार हीट से बहुत जल्दी जाता है तो लोग मरने लगते हैं, क्योंकि हम लोग जो है आदी नहीं है इतने ज्यादा गर्मी के। अगर यहाँ पे ज्यादा ठंड लगने लगेगी तो हम एक यहाँ पे उसमें भी डेथ हो सकती है। तो एक मॉडरेट एनवायरमेंट नीडेड होता है, और हर एनिमल की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। एक्सप्लेन करूँ या फिर क्लियर हो गया? और मिस जी मैम, क्लियर हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन फिर भी है तो बता। रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास?
रिप्रोडक्शन हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे बैक्टीरिया हैं चाहे ह्यूमन है, सब रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। हमने कितनी स्पीशीज ऐसी देखी हैं जिनकी बिल्कुल ही पॉपुलेशन नहीं है। अब हमारे पास एक डोडो बर्ड है, उसकी स्पीशीज सर्वाइव नहीं करती। हमारे पास जो पांडास थे उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिकली रिप्रोडक्शन की जो न्यू क्या कहते हैं पांडास नहीं रिप्रोड्यूस नहीं हुए, बेबी पांडास आए नहीं, तो फर्दर जो जनरेशन मूव होती है ना वो नहीं हो पाई। फिर एक लिमिट आई कि उसकी पांडा जो है कमी होने लग गई। अब डोडो बर्ड बिल्कुल ही खत्म हो गई क्योंकि उसका कोई भी मेल और फीमेल क्या कहते हैं जेंडर अवेलेबल नहीं है जिससे वो रिप्रोड्यूस करके उसकी जनरेशन बढ़ाई जाए। सबको पता है, अगर एक स्पेसिफिक किसी भी आपने देखा होगा ब्लैक लेपर्ड है, मुझे जिसका आइडिया वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं है शायद। मुझे लगा उनकी फीचर भी ऐड हो गई जहां तक मुझे अंदाजा है, 2-3 ही होंगे पूरे क्या कहते हैं उसमें। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने एक तो क्या और उसमें भी यही हुआ कि बेसिकली पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, रिप्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, और उसके बाद जो है लोग हंटिंग में भी उनको मार देते हैं। तो जितना आपका डेथ रेट है ना उससे ज्यादा आपका ग्रोथ रेट होना चाहिए, या फिर उसके क्या कहते हैं मिडल में होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीजें खत्म भी हो सकती है। किसी का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? नो मैम। नो मैम। एनर्जी यूज क्या है ये हमें पता था रिस्पायरेशन का, मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह भी दी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी यूज करते हैं रिस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर। वो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में वो यूज करते हैं। एक मिनट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जल्दी बनाए थे। फॉर्म ऑफ एटीपी आपने देखा होगा। ये जो अच्छा एक बात बताइए, कौन सी ऑर्गेनेली है जो हमारे पास रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस में बहुत ज्यादा साथ देती है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है? सबने डेफिनेशन लिख के सबको आइडिया होगा। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है हमारे सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर हमें बहुत हेल्प आउट करती है, और ये एनिमल सेल में भी है, ये प्लांट सेल में भी है। ऐसी कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी माइटोकॉन्ड्रिया। नाइस। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, एटीपी इज द एड्रीनल ट्राइफॉस्फेट। इसका डिटेल में भी आपको करूंगी रिस्पायरेशन की प्रोसेस में पूरा इसका डिटेल में। पर मैम उसमें राइबोसोम भी तो आते हैं ना, मतलब एक नहीं, तरीके से राइबोसोम वो जो भी है तो। प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होती है। हाँ। जो प्रोसेस जो है ना बेसिकली हाँ ये जो परफॉर्म करती है ऑर्गेनिक ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और एटीपी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही जनरेट होता है। मतलब एनर्जी है एटीपी का, वही मतलब। एटीपी जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। एटीपी के ब्रेकडाउन से जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है एडिनो डाइफॉस्फेट पे कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। इसका पूरा रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ओ लेवल से इसका इतना नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसका गाइड करूंगी ताकि आपको अगर चाहिए अगर आपको जरूरत है तो आप बताएं, मैं तो पूरा इसका प्रोसेस क्लियर कर दूं जब हम इसको चैप्टर स्टार्ट करें, या फिर इतना शॉर्ट आपके लिए सही है? व्हाट डू यू से? मैम माइटोकॉन्ड्रिया को पता है, अगर आप फिर भी बता देंगी तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पता है, लेकिन एटीपी की फॉर्मेशन जो बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी किस तरह से होती है और एटीपी किस तरह से चेंज होता है, ये अगर आप लोगों को जानना है और एनर्जी किस तरह से रिलीज होती है तो मुझे बताएगा, ठीक है? इतना डिटेल्स जो है ना हमारे पास ए लेवल्स में है इसका। किसी का क्वेश्चन है एनर्जी यूज का? नो मैम। नो मैम। होमोथीसिस क्या है, किसी को पता है? होमोस्टेसिस क्या है? होमोस्टेसिस, व्हाट इज होमोस्टेसिस? मिस ह्यूमंस आर होमो होमोसेपियंस नहीं, होमोस्टेसिस। मुझे अभी याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। देखिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना मेंटेन करने का प्रोसेस है, जैसे कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो होती है वो हम कहते हैं उसको, उसके प्रोसेस को होमोस्टेसिस कहते हैं। आपने बेसिकली देखा होगा कि
फॉरेन इंस्टेंट हमने देखा, हमें जब फॉरेन जैसे कि ये मैंने फॉरेन आंसर किया माशाल्लाह से। और पोजीशन द बॉडी डेट मेंटेन इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए जो है ना होमोसिस का प्रोसेस सफल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या कहते हैं, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो हमारी बॉडी जो है स्वेट प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स, ताकि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा जो है ना कूल डाउन हो जाए। इसका पूरा स्पेसिफिक चैप्टर है, इसकी रिसर्च करेगा होमोसिस क्या, जिसने नहीं पढ़ा, ताकि इसको और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं आपकी जो जब आप कोल्ड वेदर्स में आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। आपको देखा होगा बॉडी शिवर कर रही होती है। और आपको पता है जो आपका जो फैट बर्न जो है ना क्या कहते हैं कोल्ड वेदर में ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी को इंसुलेशन चाहिए होती है टू प्रोवाइड हीट, क्योंकि वो बाहर का मौसम जो ठंडा होता है। किसी का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? नो मैम। नो मैम। किसी का कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ आप लोगों को पता है ग्रोथ क्या है? अब आप बताएं। मैं बताऊं मैम, ग्रोथ इज द इररिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म साइज ओवर अ गिवन पीरियड। आवाज थोड़ी कम आ रही है, दोबारा बोलेंगे आप? The increase in cell size and number that takes place during the life of an organism. देखिए ग्रोथ हमारे पास एक चीज ऐसी है कि इरिवर्सिबल चेंज है, ये कभी नहीं बदलेगा। अगर आप जो है बेसिकली जैसे कि हम ये कहें फॉर एग्जाम्पल आपके एक जो छोटा बच्चा इन्फेंट है, वो जब ग्रो करेगा वो एडल्सन की एज में आ रहा होगा तो अब वापस वो छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि अभी आप एट द एज ऑफ 7 आप जो है आपके साइज इतना सा था, छोटा बिल्कुल छोटा सा साइज था आपका, मतलब आपकी ज्यादा हाइट नहीं थी। लेकिन जब आप 17 की एज में करोगे आपकी हाइट भी ज्यादा, बियर्ड आई है, वो वापस नहीं हो सकता। ये ऐसे रिवर्सिबल चेंज है, जब हमारी बॉडी ग्रो होती है वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता। आपने कभी सुना है कि कोई जो है बुढ़े से अंकल वापस जो है वो बिल्कुल छोटे से बच्चे बन गए? नहीं ना। वेरी नाइस ऋषभ। तो ये एक ऐसा चेंज है जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। ग्रोथ आपको पता है किस तरह से होती है, ग्रोथ का आप सबने डेफिनेशन लिख करी, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ कभी भी रिवर्स नहीं होगी। डेवलपमेंट ये हमारे पास है रिवर्सिबल चेंज। अब डेवलपमेंट क्या है ये बता। किसी को डेवलपमेंट पता है? ये चेंज हो सकता है, डेवलपमेंट इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्सिबल। ये वाला आंसर दो मैम, is the study of the process by which animals and plants grow and develop. और लेकिन ये रिवर्सिबल है, ये चीज रख डेवलपमेंट सर डेवलपिंग एनीथिंग डेवलपमेंट इन अ वे मतलब सराउंडिंग्स से, जैसे मतलब सराउंडिंग्स को देख के इंसान अडेप्ट वगैरह करते हैं उस हिसाब से। देखिए बॉडी Changes चेंज in होती है। size, shape and function. नहीं, चेंज इन साइज शेप एंड फंक्शन। दोबारा रिपीट कीजिएगा, मेरा मुझे थोड़ा वॉइस से मसला हो रहा था। किसी ने नीचे जिसने साइज शेप एंड फंक्शन बोला था, कौन था बच्चा? मैं बोल रही थी। दोबारा रिपीट कीजिएगा, थोड़ी आवाज मुझे सही से नहीं आई आपकी। मैम, changes in size, shape and function during the life of an organism by which is generated a partitional. वेरी नाइस। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे कि हमारी बॉडी जैसे कि आपने देखा जब फूड ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं हमें ओबेसिटी हो जाती है, लेकिन ये जो है चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई मोटा हो गया, दुबला वो हो सकता है, तो ये रिवर्सिबल है। इस तरह से कुछ काफी चेंजेस इस तरीके के जो हमारे